हेलो दोस्तों, गणित के इस चैनल वे ऑफ मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हल करवाएंगे बीकानेर डिवीजन में, बीकानेर मंडल, भारतीय रेल के बीकानेर मंडल में परिचालन विभाग में शंटिंग मास्टर की लेवल 4 के लिए जो परीक्षा हुई थी, सेकंड भाग हुआ था, दिनांक 12 फरवरी 2022 को हुआ था। उसका मॉडल पेपर, उसका पेपर है, वो हल करवा रहे हैं। ध्यान रहे, कुल प्रश्न 110 आए थे। उसमें ऐसे प्रश्न विभागीय परीक्षाओं में समय समय पर आते रहते हैं और आते रहेंगे। कुल पृष्ठ इसमें 18 दे रखे हैं। कुल अंक 100 अंक का पेपर है। 110 क्वेश्चन है, 100 अंक का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। सभी परीक्षाओं में जो परिचालन विभाग में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और जो शंटिंग मास्टर के लिए आयोजित होती हैं, उन परीक्षाओं में सेम यही पैटर्न के सवाल आते हैं। 110 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के आएंगे और समय 2 घंटे होगा। मैं आपको बता दूं, 100 प्रश्न ही कैसे आएंगे। 110 प्रश्नों में हमको केवल 100 प्रश्न ही करने होते हैं। और आपके जब अंक निर्धारित, आपके जब कॉपी चेक होती है, ओएमआर सीट जब चेक होती है, उसमें 110 प्रश्नों में प्रथम 100 हल किए हुए प्रश्नों को ही जांचा जाता है। नीचे दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न हेतु केवल 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा और 100 प्रश्नों को ही प्रथम परीक्षार्थी द्वारा किए गए प्रथम 100 प्रश्नों को ही जांचा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन, ध्यान रहे, ये पेपर 12 फरवरी 2022 को बीकानेर डिवीजन में शंटिंग मास्टर की भर्ती के लिए आयोजित किया गया था। और इसके लिए प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित कुल भाषाएं कितनी है। ध्यान रहे, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं हैं। अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाएं हैं। संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित लिखा गया है। संविधान के उसमें अनुच्छेद है 17 भाग में 343 के 351 के बीच में जो अनुच्छेद है, उसमें भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रहे, 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी है यह भी मैं आपको बता देता हूं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रहे, हिंदी दिवस में सही है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूं इसका कॉन्सेप्ट। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने, जो संविधान की सभा थी, उसने निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, राजभाषा की दृष्टि से तीसरा क्वेश्चन है, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। कि बिल्कुल क्लियर है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा नियम 1976, ध्यान रहे, जो बाद में संशोधित करके 1987 कर दिया गया था। 1987 में ये संशोधित हुआ था। इसके अनुसार संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। राजभाषा के उत्तर इसमें डी होगा, 10 सदस्य। राज्यभाषा के, राज्यसभा के 10 सदस्य। ध्यान रहे, इसमें जो संसदीय राजभाषा समिति है, इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री होता है, जो समय समय पर इसका अध्यक्ष चुना जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। 5वां क्वेश्चन है, रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। रेल हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। रेल मंत्री, बी सही रहेगा, 5वें में बी रहेगा, रेल मंत्री करता है। कैसे करता है, देखो, अभी लेटेस्ट जो रेल हिंदी सलाहकार समिति की जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वो हुई थी 25 मई 2021 को। सबसे लेटेस्ट थी 60वीं मीटिंग थी, 60 वाली 60वीं मीटिंग थी। और उस समय जो अध्यक्षता की थी वो की थी पीयूष गोयल ने, जो हमारे रेल मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 60वीं बैठक की अध्यक्षता 25 मई 2021 को हुई थी और उसकी पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखो, जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अपना चैनल सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन 6, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना।
राजभाषा अधिनियम, ध्यान रहे राजभाषा अधिनियम 1963 में बना है। राजभाषा अधिनियम ए सही रहेगा इसमें। हालांकि इसमें जो संशोधन हुआ था 1967 में संशोधन किया गया था। राजभाषा अधिनियम में जो संशोधन किया गया था 1967 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राजभाषा अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य कै क्षेत्र में नहीं आता है? कै क्षेत्र में नहीं आता है। कै क्षेत्र में, अब देखो पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। कै क्षेत्र में आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये तो आ गए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब बिहार और उत्तर प्रदेश और हरियाणा और है, गुजरात नहीं है। जो कै क्षेत्र में कौन सा राज्य नहीं है? गुजरात नहीं। इसलिए इसके लिए 7वें के लिए सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम बस गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर रहेगा, उत्तर सही आंसर रहेगा डी, गृह मंत्रालय द्वारा। अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि विभागीय परीक्षाओं के समय समय पर जो एग्जाम परीक्षा होंगी उसके मॉडल पेपर और पेपर में इस लिंक इस चैनल पर हमेशा डालता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? अब देखो इसमें रहेगा ए 343 का 1, 343 का 1। लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं आपको कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार रेल के सब सरकारी दफ्तरों में हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों विषयों में काम किया जाता है। तो ये राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। हमारे जो ऑफिस होते हैं, रेलवे के जो ऑफिस होते हैं, उनमें अंग्रेजी का जो काम करने का जो लिखा गया है अधिनियम, वो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंदर लिखा गया है। जबकि संविधान के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा ये 343 के 1 में लिखा गया है, 343 के 1 में लिखा गया है। और हिंदी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है, जो संविधान के भाग 17 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? सीधा सा है, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ध्यान रहे ब्राह्मी लिपि एक ध्वन्यात्मक लिपि है। जो ब्राह्मी लिपि है वो एक ध्वन्यात्मक लिपि है। जो प्रचलित लिपि कौन सी? रोमन, अरबी और चीनी। इन सब जो चीनी प्रचलित लिपियां ज्यादातर रोमन, अरबी और चीनी है, उनमें सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? ध्वन्यात्मक लिपि है। और उसी लिपि का विकास हुआ है देवनागरी लिपि से। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 देखो। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? सीधा सा है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। भारत में महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। भारत सरकार ने इसको एक अधिनियम जारी किया था 1996 में। भारत सरकार ने 1996 में एक अधिनियम पारित किया था, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की, जो महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12वां क्वेश्चन है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके लिए डी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 के लिए डी सही रहेगा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखो ध्यान रहे, इसका जो केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र है, वो मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है और कोलकाता में भी है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो मुंबई में भी है, कोलकाता में है और बेंगलोर में है। क्वेश्चन संख्या 13 में दे रखा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। इसका उत्तर ए रहेगा। इसका उत्तर रहेगा ए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। लेकिन इसमें एक शर्त रहती है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहेंगे। प्रश्न संख्या 14 रहेगा। उर्दू और अरबी किस लिपि में लिखी जाती हैं? उर्दू और अरबी किस लिपि में लिखी जाती हैं? इसका उत्तर रहेगा बी, फारसी लिपि में। उर्दू और अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रहे, उर्दू है जो दाईं साइड से बाईं साइड लिखी जाती है। उर्दू दाईं साइड से बाईं साइड लिखी जाती है। 15वां क्वेश्चन है। निम्न में भाषा के अंग कौन से हैं? निम्न में से भाषा के अंग कौन से हैं? और भाषा के अंग दे रखा है वर्ण, शब्द, वाक्य, सभी भाषा के अंग हैं। उपरोक्त सभी, डी सही रहेगा। इसका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा डी सही रहेगा। सभी भाषा के
अंग है। ध्यान रहे, ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य, अर्थ, ये सब भाषा के अंग हैं। 4 अंग होते हैं भाषा के, ध्वनि, रूप, अब रूप का मतलब शब्द से लिया गया है, वाक्य और अर्थ। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस संचालित की है? अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, अगली परीक्षाओं के लिए जो भी मॉडल पेपर तैयार रहेंगे वो मैं समय समय पर डालता रहूंगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जो विभागीय परीक्षाएं हैं उनमें ये बहुत काम आएंगे। 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस, अब 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस किस रेलवे ने चलाई है? ध्यान रहे, 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस पश्चिमी रेलवे ने चलाई है। जो कब चलाई है ये भी क्वेश्चन हो सकता था। 8 फरवरी 2022 को जो पेपर हुआ है उससे कुछ दिन पहले ही चलाई है, 4 दिन पहले ही चलाई है। 8 फरवरी 2022 को सूरत से चली है। ये पश्चिमी रेलवे के सूरत से चली है, सूरत के चलथान स्टेशन से पश्चिम बंगाल के सांकराइल स्टेशन के लिए। सूरत के चलथान जो स्टेशन है उससे पश्चिम बंगाल के सांकराइल स्टेशन के लिए रवाना हुई है जो 100वीं टेक्सटाइल एक्सप्रेस है वो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो नेक्स्ट। 17वां क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस भारतीय किस राष्ट्रपति के सम्मान में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति के सम्मान में मनाया जाता है? अब देखो भैया, बी सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति रहे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इनका जन्म 5 सितंबर 1788 को हुआ था। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाई जाती है। अब क्वेश्चन 18वां देखो, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर मंडल में शामिल नहीं है? बहुत सरल ही सवाल है। बीकानेर मंडल में ये पेपर बीकानेर मंडल में हुआ था तो चूरू बीकानेर मंडल में है, श्रीगंगानगर बीकानेर मंडल में है, दौसा बीकानेर मंडल में नहीं है, दौसा जयपुर मंडल में है, और हनुमानगढ़ बीकानेर मंडल में है। तो कौन सा जिला रह गया इसमें? एक हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिला। हनुमानगढ़, बीकानेर तो बीकानेर में रहेगा ही। 4 जिले शामिल है बीकानेर मंडल में, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। दौसा जिला बीकानेर मंडल का नहीं है, इसलिए 18वें में सी सही रहेगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेशन बीकानेर मंडल में शामिल नहीं है? कौन सा स्टेशन बीकानेर मंडल में शामिल नहीं है? भिवानी, रेवाड़ी, अर्जनसर, राजलदेसर। भिवानी, रेवाड़ी बीकानेर मंडल में स्थित नहीं है, रेवाड़ी जयपुर मंडल में स्थित है। अतः 19वें का उत्तर रहेगा बी सही रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, बीकानेर मंडल में सबसे ज्यादा किस मद की लोडिंग होती है? बीकानेर मंडल में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की लोडिंग होती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ गेहूं लोड होते हैं, खाद्यान्न की लोडिंग होती है। बीकानेर मंडल में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की लोडिंग होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखेंगे, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सब जानते हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री फेमस प्रधानमंत्री हैं और वो कौन से हैं? उत्तर सी रहेगा, नरेंद्र मोदी रहेगा। और प्रश्न संख्या 22वां देखो, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बस स्वर कोकिला बहुत फेमस है। अब ही जो चली थी वो ट्रेन चली थी, उस ट्रेन से पहले का ही है जो टेक्सटाइल एक्सप्रेस चली थी 8 तारीख को, उससे 2 दिन पहले इसकी मृत्यु हुई थी। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर की मृत्यु हुई थी, उसको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन। अब तक जीके और राजभाषा के क्वेश्चन थे और अब आगे अपने रेलवे संबंधित। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। कोई डिस्कस करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करना। डबल लाइन के ट्रेन सिग्नल सिद्धांत रजिस्टर में कुल कितने कॉलम होते हैं? ट्रेन सिग्नल सिद्धांत रजिस्टर TSR, ट्रेन सिग्नल सिद्धांत रजिस्टर TSR होता है, जिसमें कितने कॉलम होते हैं? अब डबल लाइन का दे रखा है, डबल लाइन सिग्नल रजिस्टर में 21 कॉलम होते हैं। कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। BPSC लॉक उपकरण को रिसेट करते समय स्टेशन मास्टर द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? जिसको नॉर्मली हम एक्सेल काउंटर कहते हैं, एक्सेल काउंटर को रिसेट करते हैं तो बस PN चेंज करते हैं और PN का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट नंबर। मीमो नहीं देते हैं। टोकन का तो सिस्टम ही खत्म है और मनी भी नहीं दिया जाता है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट नंबर बुक में काम में लिए जाने वाले अंक कितनी संख्या में होते हैं? सब जानते हैं, सबसे छोटा अंक होता है 10 और सबसे बड़ा होता है 99। तीन भाषाओं में काम में लिए जाते हैं। सबसे छोटा प्राइवेट नंबर बुक में काम लिए जाना सबसे छोटा अंक 10 और सबसे बड़ा 99, तो 2 अंकों में हो गया। 26वां क्वेश्चन देखो, पेपर लाइन के लिए टिकट स्टेशन मास्टर द्वारा कितने समय तक संभाल कर रखा जाता है? बस
यदि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, यदि कोर्ट केस वगैरह नहीं हो तो 12 महीने तक रखा जाता है। और यदि कोर्ट केस वगैरह होता है, नॉर्मली होता है तो 12 महीने तक, 1 वर्ष तक। और यदि कोर्ट केस वगैरह होता है, यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जब तक उस केस का निपटारा नहीं हो जाता है कोर्ट के द्वारा, जब तक उसको संभाल करके रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वां देखो, पेपर लाइन के लिए टिकट तैयार करते समय स्टेशन मास्टर निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज नहीं करेगा? प्राइवेट नंबर, तो प्राइवेट नंबर तो दर्ज करना ही है, गाड़ी के लिए दिया गया होता है। स्टेशन मास्टर का नाम, वो खुद का नाम नहीं लिखता है। स्टेशन मास्टर का नाम का कोई कॉलम पीएलसीटी में नहीं होता है। 1425 होती है पीएलसी का नंबर, टी 1425। स्टेशन मास्टर का नाम नहीं होता है। अंतिम गाड़ी का नंबर होता है और गाड़ी संख्या होती है। गाड़ी संख्या इसलिए होती है, जिस गाड़ी को देंगे उसका गाड़ी संख्या तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए गाड़ी संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28वां देखो, पिछले स्टेशन से प्राप्त खतरा सिग्नल के समय प्रविष्ट स्टेशन मास्टर द्वारा कहां की जाएगी? पिछले स्टेशन से यदि हमको खतरा सिग्नल मिलता है, उस समय उसकी प्रविष्टि स्टेशन मास्टर के द्वारा कहां की जाएगी? पीएन बुक में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पीएन बुक तो नंबर काटने की होती है। कंट्रोल ऑर्डर बुक, कंट्रोल के द्वारा कोई मैसेज ही नहीं है, इसलिए उसमें भी नहीं करेंगे। स्टेशन डायरी से कोई मतलब ही नहीं है, टीएसआर में करेंगे। पिछले स्टेशन से प्राप्त, पिछले स्टेशन से यदि खतरा सिग्नल प्राप्त होता है तो स्टेशन मास्टर उसकी प्रविष्टि टीएसआर में करेगा। नेक्स्ट 29वां नंबर, 29वां नंबर देखो, ध्यान रहे, लाइक और शेयर जरूर करना। 29वां क्वेश्चन है, प्राइवेट नंबर बुक काम में लेने के बाद स्टेशन मास्टर से वापस किसे लौटाता है? टीआई को, एलआई को, सीएसआई को या पीडब्ल्यूआई को? पीडब्ल्यूआई कौन से डिपार्टमेंट का होता है? इंजीनियरिंग का। सीएसआई सिग्नल का, एलआई लोको का, मैकेनिकल का होता है, और टीआई अपने ऑपरेटिंग का होता है। इसलिए हम किसको वापस करेंगे? प्राइवेट नंबर बुक को टीआई को वापस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखेंगे, टीएसआर का विस्तृत क्या है? टीएसआर, अभी जो पिछले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था 23वां क्वेश्चन की ट्रेन सिग्नल सिद्धांत रजिस्टर, वही टीएसआर का फुल फॉर्म है। टीएसआर ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, टीएसआर का फुल फॉर्म रहेगा ट्रेन सिग्नल। इसी प्रश्न में था इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 23वें में, तो टीएसआर का फुल फॉर्म उसी में लिखा हुआ था। 31वां क्वेश्चन देखेंगे, ब्लॉक उपकरण रिफिल होने पर स्टेशन मास्टर किसे सूचित करेगा? अच्छा, रिफिल यदि वो फेल हो गया तो किसे सूचित करेंगे हम? फेल हो गया तो इनमें टीआई को सूचित करना पड़ेगा। एलआई हमारा मतलब नहीं है, ये मैकेनिकल का होता है। एसआई सिग्नल इंस्पेक्टर होता है, इसको सूचित करते हैं। ब्लॉक उपकरण के फेल होने पर टीआई और एसआई को सूचित करेंगे, तो भैया रिफिल होने पर भी हम टीआई को और एसआई को सूचित करेंगे, इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी रहेगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 32वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में अंतिम रोक सिग्नल को विफल नहीं माना जाएगा? अंतिम रोक सिग्नल, एडवांस स्टार्टर, LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल, लाइन विफल नहीं माना जाएगा, फेल नहीं माना जाएगा। लाइन क्लियर मिला परंतु सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है, लाइन क्लियर मिल गया, सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है, फेल हो जाएगा, फेल माना जाएगा। सिग्नल को नियंत्रित करने वाला ट्रैक सर्किट खराब है, यदि ट्रैक सर्किट खराब है सिग्नल को नियंत्रित करने वाला, तो भी फेल माना जाएगा। गाड़ी पास होने पर सिग्नल वापस ऑन नहीं हो रहा है, वो ग्रीन ही रह रहा है, ऑन ऑफ स्थिति में रह रहा है, तो भी फेल माना जाएगा। लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है, लाइन क्लियर मिल गया, सिग्नल ऑफ कर दिया, तो फेल क्यों मानेंगे? ये डी सही है, विफल नहीं माना जाएगा, इसमें विफल नहीं माना जाएगा। लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल को ऑफ किया जा सके, ठीक है, डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन देखो, ध्यान रहे, अपना चैनल जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। अंतिम रोक सिग्नल को किन परिस्थितियों में निलंबित माना जाएगा? उसमें था फेल और इसमें निलंबित माना जाएगा, सस्पेंड, ठीक है। लास्ट स्टॉप सिग्नल शुड बी सस्पेंडेड इन विच कंडीशन, कब कौन सी परिस्थितियों में लास्ट स्टॉप सिग्नल को निलंबित माना जाएगा? देखो, ब्लॉक बैक एवं ब्लॉक फॉरवर्ड, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड इसमें निलंबित माना जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड में हम ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी चलाते हैं, अंदर गाड़ी दे देते हैं शंटिंग वगैरह के लिए। ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड, मैं एक और चीज बता दूं आपको, ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड दोनों में किया जाता है। ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड डबल लाइन में किया जाता है, ब्लॉक बैक केवल सिंगल लाइन में किया जाता है और ब्लॉक फॉरवर्ड केवल डबल लाइन में किया जाता है, जबकि डबल लाइन में ये दोनों किए जाते हैं, ब्लॉक फॉरवर्ड सिंगल लाइन में नहीं किया जाता है। ब्लॉक सेक्शन में किसी दुर्घटना का हो जाना, यदि दुर्घटना हो गई तो हम LSS को निलंबित करके उसमें गाड़ी भेज देते हैं TA 602 पर। और ब्लॉक यंत्रों का डिस्कनेक्शन, ब्लॉक यंत्रों का जब डिस्कनेक्शन चल रहा होता है तो भी हम सस्पेंड मानते हैं उनको, और उपरयुक्त सभी, यानी सारे ऐसे तीनों ABC तीनों ही हैं जिन परिस्थितियों में हम लास्ट स्टॉप सिग्नल को निलंबित सस्पेंड मानेंगे। प्रश्न संख्या 34 देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। ध्यान रहे, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर
2 को हुई थी। इससे पहले जो पेपर हुआ था शंटिंग मास्टर का, इससे पेपर 8 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके पहले ही प्रश्न में एक क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिम रेलवे की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और अजमेर दोनों तो वेस्टर्न रेलवे से लिए थे। 2 डिवीजन वेस्टर्न रेलवे से, 2 डिवीजन एनआर से, नॉर्थ रेलवे से लेकर के एनडब्ल्यूआर जोन बनाया गया था 1 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु कितनी होती है? पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु 5 वर्ष होती है पटाखा सिग्नल की। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कुल आयु 5 + 1 + 1 + 1 इसकी सामान्य आयु 1 वर्ष बढ़ा करके हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वैसे सामान्य आयु इसकी 5 वर्ष, ए सही रहेगा। 36वां क्वेश्चन है, धुंध कोहरे के समय संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के समय, ध्यान रहे इसमें 60 kmph है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक करेक्शन स्लिप आई हुई है GNSR की बीकानेर डिवीजन की 46 नंबर, उसमें दे रखा है संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में यदि धुंध और कोहरा रहेगा तो गाड़ी की अधिकतम गति 75 kmph रहेगी। और यदि इंजन में पावर में लगा है फोक सिग्नल डिवाइस FSD, फोक सिग्नल डिवाइस का मतलब होता है FSD, यदि वो खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, तो ड्राइवर 60 से ज्यादा की स्पीड से नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन है, शंट सिग्नल के कौन से रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है? शंट सिग्नल को कौन से? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के, प्रथम रोक सिग्नल के। बिलो विच स्टॉप सिग्नल शंट सिग्नल कैन नॉट बी प्लेस्ड, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। अंतिम रोक सिग्नल के लिए लगा सकते हैं, LSS के लिए के नीचे, प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल के लिए नहीं, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल के लिए प्रथम रोक सिग्नल ही सही रहेगा, इनके नीचे प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। अपने वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। 38वां क्वेश्चन देखो, कॉलिंग ऑन सिग्नल, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? विच एस्पेक्ट इज शो बाई कॉलिंग ऑन सिग्नल इन ऑन पोजीशन। अच्छा, ऑफ पोजीशन में कौन सा दिखाता है? कॉलिंग ऑन ऑफ पोजीशन में पीला सिग्नल करता है, येलो दिखाता है। कॉलिंग ऑन जब ऑन होता है तो येलो पीला होता है, लेकिन ऑफ में कोई सिग्नल नहीं दिखाता है, ऑफ पोजीशन में कोई सिग्नल नहीं दिखाता है, वो बंद ही रहेगा। शंट सिग्नल, ध्यान रहे, ऐसा शंट सिग्नल जो किसी सिग्नल के नीचे लगा होता है वो ऑन स्थिति में वो भी कुछ भी नहीं दिखाता है। ऑन स्थिति शंट सिग्नल यदि किसी सिग्नल के नीचे लगा होता है तो ऑन स्थिति में कोई भी सिग्नल नहीं दिखाता है, और कॉलिंग ऑन स्थिति में कुछ भी नहीं दिखाएगा, और कॉलिंग ऑन ऑफ स्थिति में पीला सिग्नल दिखाएगा। 39 नंबर देखो, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? सबको पता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है, जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। और 40वां सवाल देखो, शंट सिग्नल को लोको पायलट ऑन स्थिति में कैसे पार करेगा? शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में, ध्यान रहे, T806, हाउ लोको पायलट विल पास शंट सिग्नल इन ऑन पोजिशन, T806 यदि हम देंगे तो केवल ऑफ सिग्नल पास करेगा। यदि ऑन सिग्नल पास करने के लिए क्या करेंगे? T806 शंटिंग है, शंटिंग बीमो है, शंटिंग आदेश। और T369 3B, यदि हमारा होम स्टार्टर वगैरह जो खराब हो गए उनको आगमन और प्रस्थान सिग्नल यदि खराब या ऑन पोजीशन में पार करने के लिए 369 3B दिया जाता है। हैंड सिग्नल, लेकिन हमको इन्फॉर्मेशन भी लिखा होता है, उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको हैंड सिग्नल दिखाने पे पार करना होगा। यदि शंट सिग्नल खराब हो तो शंट सिग्नल ऑन पोजीशन में हो या खराब हो तो आपको हैंड सिग्नल से शंटिंग करवानी है। तो शंट सिग्नल खराब होने पर लोको पायलट ऑन स्थिति में पार करेगा। इन्फॉर्मेशन एंड हैंड सिग्नल। देखो 1 से 40 तक के सवाल हल हो गए हैं। प्रश्न 41 नंबर से आगे के अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में 41 से आगे के प्रश्न हल करवाऊंगा। धन्यवाद।